याली मदद सबको। वेलकम टू द फिफ्थ सेशन ऑफ मारो व्यापार मारी प्रगति। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन प्रेजेंट हियर। आशा करती हूँ कि पिछले 4 सेशन में हमने जो कुछ भी सीखा है वो हम हमारे रियल टाइम बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और हमें MVMP मारो व्यापार मारी प्रगति से काफी कुछ नई नई चीजें सीखने भी मिल रही है। आज का सेशन जैसे कि आप सब जानते हैं फाइनेंस मैनेजमेंट के ऊपर है। आज के हमारे जो स्पीकर है वो रहने वाले हैं बालकृष्ण भारतीय जी, जो कि ऑल्सो वेरी वेल नोन जाने जाते हैं BC भारतीय जी, नागपुर के रहने वाले हैं ये। ही इज अ वेल नोन चार्टर्ड अकाउंटेंट। करेंटली वो अपने फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व है। उनका फैमिली बिजनेस काफी सारी चीजों में इन्वॉल्व है, जैसे कि आयरन एंड स्टील, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल ऑक्सीजन, ऐसी काफी सारी चीजों में जिनका उनकी बिजनेस इन्वॉल्व है। भारती जी नेशनल प्रेसिडेंट है कैट के। कैट स्टैंड्स फॉर कॉन्फेडरेशन फॉर ऑल इंडिया ट्रेडर्स। हम में से काफी सारे लोगों ने ये नाम पहले भी सुना होगा। भारती जी लीडरशिप में पिछले 10 साल से या 10 से भी ज्यादा साल से इन्वॉल्व रहे हैं। अभी कैट के बारे में कुछ आपको बताना चाहूंगी। कैट 7 करोड़ व्यापारियों के साथ जुड़ा हुआ है in 22 states of India with 40,000 associations। तो हम समझ सकते हैं कि कैट कितना इंपॉर्टेंट है एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो भारतीय जी जो करते हैं वो है व्यापारियों की स्टडी, मतलब व्यापारियों को क्या जरूरत है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स है वगैरह वगैरह। इन्होंने एक स्पीच दी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर के सामने भी इस स्टडी के बारे में, और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनके सामने भी ये स्पीच प्रेजेंट की गई थी। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि जो भी कैट कहेगा वो हर चीज वो लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जब GST लॉन्च हुआ था तब कैट ने काफी सारी चीजें उनको बोला था कि चेंजेस कर लें, और कैट ने वो प्रपोज किया था हमारे गवर्नमेंट को, और हमारी गवर्नमेंट ने जो कुछ भी कैट को कहा वो सब चीजें इंप्लीमेंट हुई थी। तो हम समझ सकते हैं कि कैट कितना इंपॉर्टेंट है हम व्यापारियों के लिए। और उसी के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट साहब है वो हमारे बीच आज मौजूद है हमको सेशन डिलीवर करने के लिए। हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमारे साथ आज भारतीय जी जुड़े हैं। वो उनकी नॉलेज हमारे साथ शेयर करेंगे और हमें फाइनेंस मैनेजमेंट पे एक सेशन डिलीवर करेंगे। थैंक यू सो मच भारतीय जी, आपने आपका संडे टाइम निकाला और हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ नॉलेज शेयर करने का आपने मौका चूज किया। थैंक यू सो मच। आई हैंड इट ओवर टू यू। आई वेलकम द पार्टिसिपेंट। सभी पार्टिसिपेंट्स का मैं स्वागत करता हूँ। आगा खां इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड इंडिया की तरफ से यह जो मारो व्यापार मारी प्रगति सेशन 5 फाइनेंस मैनेजमेंट से जो संबंधित है, इसी को लेकर हम लोग आज चर्चा करेंगे। हमें समझना बहुत जरूरी है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो व्यापार में पैसा है, और अगर हमने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया तो हम कहीं नहीं रहेंगे। हमारा जो सेशन है फाइनेंस मैनेजमेंट फॉर स्मॉल बिजनेस, आपको एक चीज मालूम रहना चाहिए, स्मॉल बिजनेस इज बिग बिजनेस। ये जो पूरा व्यापार इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिसको हम बोलते हैं, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन चला रहा है? ये मेरा छोटा छोटा व्यापारी जो है यही चला रहा है। हमें हमारी शक्ति समझना चाहिए। हमें पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम ही आगे बढ़ाते हैं, ये सब चीज हम कर रहे हैं, और अगर हम इसमें मिस हो गए तो देश की अर्थव्यवस्था का इसके ऊपर असर पड़ेगा। जहां पर पुलिस स्टेशन भी नहीं है या पोस्ट ऑफिस भी नहीं है, वहां पर हमारा व्यापारी, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो आदिवासी इलाका हो, मेरा व्यापारी वहां के लोगों की खिदमत करने के लिए 24 घंटे 365 दिन वहां रहता है।
पहाड़ी इलाकों में नीचे से सामान लेके आते, हमें हमारी शक्ति समझना है, मगर हम फेल कहाँ हो जाते। मैं आभारी हूँ आगा खान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड का कि व्यापारियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट लिया है। कोई भी व्यवसाय करने के लिए हमें जगह की जरूरत होती है, हमें कर्मचारी की जरूरत होती है, हमें पूंजी की जरूरत होती है और हमें एक संगठन, एक संस्था बनाने की जरूरत है। आप जमीन लेते हो, उसका किराया देते हो, उसकी कीमत चुकाते हो। आप जब लेबर लेते हो, कर्मचारी लेते हो, तो उसकी तनख्वाह देते हो। उसी प्रकार जब आप पूंजी व्यापार में डालोगे तो उसकी भी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके लिए पूंजी सबसे महत्व का है। जैसे कि खेत में फसल खड़ी हो गई मगर समय पे पानी नहीं मिला तो वो फसल गिर जाए, उसी प्रकार व्यापार में जब पैसे की जरूरत है, जितने पैसे की जरूरत है, अगर हम उतने पैसे उस समय व्यापार में डालने में फेल हो गए तो हमारे व्यापार के ऊपर बहुत बड़ा असर है। और इसीलिए फाइनेंस मैनेजमेंट की बात, फाइनेंस मैनेजमेंट यानी फाइनेंस की प्लानिंग, यानी समय आने से पहले, जब प्लानिंग बोलते हैं, योजना बोलते हैं, तो समय आने से पहले हमको समझना चाहिए कि मेरे को पैसे कब, कैसे और कितने लगेंगे। और फिर मेंटेनेंस ऑफ फाइनेंस, जो पैसे मेरे पास, ये पैसे को मैं कैसे इसका संचालन करूं कि मेरे पैसे व्यापार में सही तरीके से लगते जाएं और इसकी ग्रोथ होती जाए। ये हम आज समझने का प्रयास करेंगे, कैसे इसको हमने बेस्ट यूटिलाइज करना। आप एक चीज देखिए, आपके कर्मचारी को आप बेस्ट यूटिलाइज करते हो ताकि पर एम्प्लॉय हमको पैसे कितने कमा रहे, वैसे ही जितना पैसा मैं डाल रहा हूँ वो पैसे का मेरे को कैसे नफा हो, वह हमको देखिए। हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं साथियों। स्मॉल बिजनेस पैसे से नहीं नापना कि ये पैसा कम है तो मेरा बिजनेस स्मॉल है, मेरे पास दुकान छोटी है, मेरे पास फैक्ट्री छोटी है, मेरी छोटी सी किराने की दुकान है, मेरी छोटी सी बेकरी है, ये अपने दिमाग से बाहर नहीं। आप उतने ही बड़े हो जितना बड़ा कोई और है, आप छोटे नहीं। इसके लिए स्मॉल बिजनेस जब बोला जाता है तो साधारणतः जहां परिवार के सारे सदस्य काम करते हैं, बाहर के सीमित लोग काम करते हैं, जो की पोजीशन है, गल्ले पे कौन बैठा है, प्रोडक्शन कौन प्लान कर रहा है, ये जो फैमिली के लोग जब करते हैं उस बिजनेस को स्मॉल बोलते हैं। आप ये चीज समझ लेना, पैसे से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दुकान की साइज से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हम सब बड़े हैं। और क्योंकि हम बड़े हैं इसीलिए हमको थिंक बिग, हमको बड़ा सोच, डू बिग, हमको बड़ा करना है। और बिकम बिग, यानी जब हम बिकम बिग बोलते हैं इसका मतलब है मेरे को छा जाना है। मैं जो व्यापार कर रहा हूँ उस व्यापार में मेरा नाम होना चाहिए कि ये व्यक्ति सही व्यापारी है। आप एक चीज समझ जाइए, पैसे से सही नहीं, व्यवहार से सही होना चाहिए। एक विश्वास होना चाहिए ग्राहक को कि ये व्यापारी बेईमानी नहीं करता, यह व्यापारी बहुत अच्छा है। इसके लिए हमने कहा डोंट कॉम्पीट विद अदर्स, दूसरों से अपने आप की तुलना मत करो। हर कोई बड़ा है, हमें और बड़ा होना है। जिसके आधार पे वो बड़ा है मैं उसको देख के बड़ा हूं ऐसे नहीं करते। ग्रो एज पर योर स्किल, एबिलिटी एंड रिसोर्स। आपके अंदर जो कार्यशैली है, कौशल है, स्किल है, आपके अंदर कार्य करने की क्षमता है और जो आपके रिसोर्सेस है उसके आधार पर
हमें आगे आपको ये समझना जरूरी है, रिसोर्सेस आर स्कैर्स, सीमित है और करना बहुत ज्यादा है। तो सीमित संसाधन से मैं ज्यादा कैसे करूं, इसको बोलते हैं प्लानिंग। ये है फाइनेंस मैनेजमेंट। सीमित रिसोर्सेस से मैं ज्यादा कैसे करूं, इसके ऊपर मैं कितना समय व्यतीत करूं, यह समझना। हमारी आने वाली जनरेशन, जो नई पीढ़ी, हमारे बच्चे तैयार होके आएंगे, हम बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं? एक दूसरे की तरफ हम लोग बोर्ड लगा के रखे, अरे एमबीए करो, विदेश पढ़ने भेजो, इंजीनियर बनाओ, बड़ी बड़ी डिग्रियां लो। इससे क्या होगा? अगर आप देखेंगे, आप जो कमा रहे हैं, आप अपने कौशल से कमा रहे हैं, अपने स्किल से कमा रहे हैं, तो बच्चे का भी स्किल डेवलपमेंट करो। पढ़ाई बहुत ज्यादा डिग्रियां तो जिसको नौकरी करना है उसके लिए शायद अच्छी हो सकती है, मगर जो व्यापार करना चाहते हैं उसका कौशल विकास होना बहुत जरूरी है। वो जो भी व्यापार कर रहा है उसमें और आगे कैसे निकले, उसके लिए उसको मेहनत करनी है। तो अपने बच्चे को इसी के हिसाब से आप आगे। पढ़ाई का मतलब क्या? शिक्षा, ज्ञान, डिग्रियां नहीं। हम लोगों के दिमाग में एक अलग कंसेप्ट डेवलप हो गया कि डिग्रियां लिए तो वो पढ़ा लिखा है। नहीं, बेसिक ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद मेरा व्यापारी आगे नहीं बढ़ पाता, उसको एक भय है। साथियों, मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे अधिकांश व्यापारी पक्का काम करते हैं, गैर कानूनी या कानून का उल्लंघन नहीं करते, मगर कोई ना कोई प्रकार का उनके अंदर भय है कि शायद मैं गलत कर। ये भय क्यों है? क्योंकि वो अज्ञान, उसको नॉलेज नहीं। साथियों, बार बार बात होती है कि कितने लोग मेरे देश में, 135 करोड़ के देश में कितने लोग आयकर दाता है। सही बात, मेरे सारे व्यापारी के पास उनके परिवार का इनकम टैक्स का पैन नंबर होना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। ये फाइनेंस मैनेजमेंट का पहला पहला कदम। आप देखें, ऑनलाइन एप्लीकेशन किए, आपके पास पैन नंबर आ जाए। इनकम टैक्स में 5 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी के ऊपर टैक्स नहीं है। 5 लाख के ऊपर गए तो 2.5 लाख से लगता है। अगर मेरे घर में 7-8 सदस्य हैं, आप एक चीज देखिए, 40-50 लाख रुपए की मेरे परिवार की आमदनी के ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं है, मगर मैं बताने से डरता हूं। ऐसा क्यों? जीएसटी में 40 लाख तक टर्नओवर, सालाना टर्नओवर के ऊपर कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है साथियों कि इनकम टैक्स, जीएसटी कानून से डरना नहीं, इसमें रहकर मेरे को प्रगति कैसे हो सकती है, मैं ऊपर कैसे जा सकता हूँ, मैं किस तरीके से अपने व्यापार का फैलाव कर सकता हूँ, ये समझना चाहिए। ये सब फाइनेंस, क्योंकि मैं आगे जब चलूंगा तो जब हमको पैसे चाहिए तो क्या क्या चीज की जरूरत होती है। आपके पास इनकम टैक्स नंबर ही नहीं है, आप इनकम टैक्स का रिटर्न नहीं भरते, तो मेरे को मालूम कैसे पड़ेगा कि आपकी आमदनी क्या है? देखिए, समझने का प्रयास करें। मैंने आपसे बोला कि तुम्हारा आईडी बताओ, आपने मेरे को एक फोटो बता दी, एक कार्ड बता दिया, चाहे वो लाइसेंस बता दिया, आधार बता दिया, तो आपकी फोटो आईडी है। मैंने बोला आपका मेरे को एड्रेस प्रूफ दो, आपने आधार बता दिया, एड्रेस प्रूफ। अब मैं बोलता हूँ तुम्हारा इनकम का प्रूफ दो, आपके पास सरकारी कौन सा कार्ड है?
या सरकारी कौन सा दस्तावेज है जिसके आधार पर आप बता सकते हो कि आपकी सालाना आमदनी क्या है। आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो उसका जो एक्नॉलेजमेंट आता है वो एक्नॉलेजमेंट बताता है कि आपकी सालाना आमदनी कितनी, और उसके आधार पर बैंक तय करती है कि आपको लोन देना या नहीं देना, क्योंकि उससे मालूम पड़ता है कि लोन वापस करने की आपकी क्षमता क्या है। तो साथियों, इसके बारे में आपने अच्छी जानकारी लेना चाहिए। मैं आपको ये समझाना बहुत जरूरी। आप आयकर दाता हैं, आपके पास पैन नंबर है, आप हर साल रिटर्न भरते हो और कोई खर्चा नहीं आता। एक बार आपने ऑनलाइन भरना सीख लिया तो सारे खत्म। इसका और महत्व है, अभी जगह जगह टीडीएस होता है, यानी आपको पेमेंट करने के लिए मैं पैसा काट लेता हूँ। अगर आपके पास पैन नंबर है, आप रिटर्न भरते हैं तो वो कम रेट से कट, नहीं तो मैं जो पैसे आपको दूंगा उसका 20% काट लूंगा। आपको क्या भाव पूरा है, इसलिए सिस्टम में रहना अति आवश्यक। अब हम और आगे बढ़े। कई जगह बहुत से भ्रम है। मैं किराने का व्यवसायी हूँ, या समझो मेरी कोई मोबाइल बेचने की दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने की दुकान है, या मेरी कोई बेकरी है, कोई भी मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, दिन भर में माल बेचता हूँ, तो रात को पैसा आता, वो क्या मेरी आमदनी है? नहीं, वो आपकी बिक्री का पैसा है, वो आपकी आमदनी नहीं है। उस पैसे में बहुत से लोगों का हिस्सा है। जैसे जो माल आपने खरीदा, वो माल का भी पैसा है उसमें। आपके सब कर्मचारी और सब लोग काम करते हैं, उनका भी पैसा है उसमें। आपको ब्याज देना है, घर भाड़ा देना है, सब देना है, सबका पैसा है। आपकी आमदनी तो जो आप सेवाएं दे रहे हैं थोड़ी सी 20%। हम लोग कई जगह देखते हैं कि जो पैसा आता है ये मेरा पैसा है समझ के हम उसको यहाँ वहां डाल साथी। हम कहीं ना कहीं हमारा व्यापार हम कितना भी अच्छा कर रहे हो, जब तक फाइनेंस मैनेजमेंट हमारा अच्छा नहीं होगा हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हम प्रगति नहीं कर पाएंगे, हम अपनी छाप नहीं छोड़। आपको जैसे अभी 15 तारीख 25 तारीख तक सितंबर महीने का आपको कैश फ्लो बनाना। आपके जो पैसे जाते हैं लगभग उनके दिन तय है। हमें यह समझना, महीना खत्म हो गया, 1 तारीख को बैंक वाला ब्याज या ईएमआई है वो आपके खाते में डाल। आपको कर्मचारी की तनख्वाह देना है, आपको बिजली का बिल देना है, आपको किराया देना है। ये सारी चीजें 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में। हमें चार्ट बनाना चाहिए महीने कि भाई 1 तारीख से 7 तारीख तक मेरे को ये सारे खर्चे हैं तो मैं ये खर्चे करूंगा, बाकी पेमेंट नहीं करूंगा। फिर आपको 8 तारीख बोलिए या 10 तारीख से 15 तारीख तक मैंने जो उधार माल लिया वो उधार का पैसा मेरे को चुका। रोज बैठ के चेक बनाने का सिस्टम साहब बंद करिए। आपको मालूम रहना चाहिए कि मेरे को कब क्या करना है अगले महीने, और उसके हिसाब से आपको चेक बनाना। जो मेरे भाई जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको 20 तारीख ध्यान रखना चाहिए कि मेरे को जीएसटी का पेमेंट। जो मेरे किराना के व्यापारी उनको अगले महीने की खरीदी करना है, उसका पेमेंट करना। कई जगह खास करके जो कंपनियों का काम करते हैं, चाहे ये मेरे मोबाइल भाई हो, चाहे मेरे किराना वाले हो या मेरे बाकी हो, ये लोग पीडीसी दे के रखते हैं। जो कंपनियों का माल लेते हैं उसके चेक इशू करते हैं,
फ्यूचर डेट पे, या कई बार मालूम ही नहीं पड़ता, कंपनी वाले तारीख डाल के बैंक में डाल, उसके लिए मैंने क्या प्रावधान, ये मेरे कैश फ्लो का ये मेरा हिस्सा होना चाहिए ताकि हम इसमें कर सकें। आप पूरी बात समझने का प्रयास करें कि हम कैसे कैसे आगे बढ़े। ये पूरा जो सेशन है, अभी तो मैंने प्रिलिमिनरी बात कर ली आपसे, हमें बात करनी है व्यापार करने के लिए मेरे को कितने पैसे लगे, मैंने व्यापार में जो पैसे डाल दिए ये पैसे का मैं कैसे इंतजाम करूं, मैं व्यापार से जो पैसे कमाऊंगा इसका डिप्लॉयमेंट, इसको मैं कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूं, ये भी मेरे को मालूम रहना चाहिए। मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बनाना जरूरी है, क्या ये मेरे हित में है? मैं तो यार क्या करता हूँ, जितना बिक रहा कैश में आ गया और जो खरीदना है वो कैश में दे दिया, किसका हिसाब? क्या ऐसे मैं बड़ा व्यापारी बन सकूंगा, मेरे व्यापार को बड़ा कर सकूंगा? ये भी हमको आज की चर्चा में बात को समझना क्यों जरूरी, कितना हमको कम से कम हिसाब रखना चाहिए, क्या ये जरूरी, ये समझना। मैं आपको अभी समझा दूं साथियों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी मेरी कितनी बिक्री है और मेरी कितना खर्चा है और मैं क्या बचा, एक आदत डाली, जो गले पे बैठा है वो कम से कम एक कागज पे लिखता जाए, कितना सेल हो रहा है, क्या खर्चा हो, इससे आपके पास व्यापार का कंट्रोल है और व्यापार बढ़ाने में भी फायदा होगा। बैंक में पैसे डालना क्यों जरूरी, ये भी हम आगे चल के बात करेंगे। हम व्यापार के फैसले कैसे लें, व्यापार करना नहीं करना, उसका आधार क्या? बहुत से मेरे व्यापारी भाई लोग हैं, उनके दिमाग में हमेशा रहता है, अरे यार पैसे नहीं है, मैं व्यापार कैसे करूं? तो क्या फिर पैसे नहीं है, व्यापार कैसे करूं? व्यापार कर नहीं सकते, क्या करेंगे, घर में बैठ जाएंगे? फाइनेंस मैनेजमेंट इसीलिए आपको आज विषय दिया गया। हमें यह नहीं देखना कि मेरी जेब में कितने पैसे, हमें यह देखना है कि मेरा कौशल किस चीज में स्किल अच्छा है, मैं कौन सा व्यापार करूं, उसके लिए पैसे कितने लगेंगे और वो पैसे का बंदोबस्त मैं कैसे करूं, ये महत्व। अगर आप अपनी जेब में देख के प्लानिंग करोगे तो फाइनेंस मैनेजमेंट की जरूरत ही क्या है? जो आप खर्चा कर रहे हो, जो जेब में है वो खर्चा कर दो, कहानी खत्म। ऐसे नहीं, हमें समझना पड़ेगा कि मेरे को जो व्यापार करना है उसके लिए पैसे कितने चाहिए और फिर उसकी प्लानिंग करना पड़ेगा कि ये कैसे आएंगे और फिर उसका मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि अब इसका संचालन मैं कैसे करूं कि मैं और प्रगति करूं और मैं आगे। साथियों सुनो, जब हम व्यापार के पैसे की बात करते तो हमें क्या क्या देखना जरूरी, व्यापार करने के लिए मेरे को कितने रुपए लगेंगे, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या संसाधन लगेंगे। घबराना नहीं, एक बार सोचा ये व्यापार करना है तो फिर उसकी प्लानिंग करें। जो जानकार लोग हैं उसके साथ बैठिए, समझिए और समझ के क्या रिक्वायरमेंट है। फिर सवाल आएगा पैसे कहाँ से आएंगे, मैं करने को तो तैयार हूँ, पैसे कहाँ से? ताकि व्यापार करने के लिए जो पैसे आएंगे उसको हम
दो भाग में विभाजित कर। एक वो पैसे जो मैंने धंधे में डाल दिया, तो धंधे में बहुत समय तक चले, उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म। और एक पैसा जो मेरे को चालू करके रोज खरीदना है, रोज बेचना है, ये सब जो करना है, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म। तो जो भी आपको पैसे व्यापार के लिए चाहिए, इसको पहले ये दो में विभाजित करिए, और फिर बात आएगी कि लॉन्ग टर्म पैसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाए और शॉर्ट टर्म पैसा शॉर्ट टर्म में जाए। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि हम लॉन्ग टर्म की बात करें, किराने की दुकान पर उसको दुकान खरीदना या दुकान की पगड़ी देना, उसको फर्नीचर बनाना, उसको साइन बोर्ड लगाना है, ये सारा जो खर्चा है, जो दुकान खड़ा करने के लिए पैसे लग रहे हैं, इसको लॉन्ग टर्म। कोई बेकरी वाले को मशीनें लगेगी, जगह लगेगी, सारा इलेक्ट्रिक के कनेक्शन और सब लगेंगे, ये पैसे लॉन्ग टर्म है, ये तुरंत पलट के हमारे पास नहीं आ सकते। एक बार डाल दिया सो डाल। और भी कोई दुकानदार है, तो दुकान सजाने के लिए जो पैसे लगते हैं, या कोई भी व्यवसाय फैक्ट्री खड़े करने के लिए जो प्लांट एंड मशीनरी और बाकी चीजों में लगते हैं, ये सारे पैसे लॉन्ग टर्म। साथियों, एक चीज ध्यान रखिए, गाड़ी घोड़ा खरीदना जरूरी नहीं है, जरूरी है धंधा शुरू करना। थोड़ी तकलीफ हो सकती है, मगर हम आज ये देखते हैं कि धंधा शुरू हो या नहीं हो, सुख सुविधा मेरे पास पूरी रही। तो अगर गाड़ी नहीं है तो मैं कैसे जाऊं फैक्ट्री, मैं कैसे जाऊं दुकान, अरे बारिश हो रही है, ये सारी जो बातें हैं, ये जब हम पैसे कमाना शुरू करें उसके बाद हम कर सकते। मगर धंधा शुरू करने से पहले, व्यापार शुरू करने से पहले, फैक्ट्री शुरू करने से पहले मेहरबानी कर व्यापार संबंधित खर्चों के अलावा एक भी पैसा आपका दूसरा नहीं खर्च होना चाहिए, ये समझ लीजिए। दूसरा, दिखावे के लिए मेहरबानी करके व्यापार न करें। हम बहुत सी जगह देखते हैं, बच्चे की शादी नहीं हो रही तो उसको कोई भी धंधे में बिठा दिए, ये बताने के लिए कि वो व्यापार कर रहा है। गलत। व्यापार आपका रोजगार का साधन है, आपको बड़ी मेहनत से और पूरी ईमानदारी से करना। तो आपने पहले व्यापार करने के लिए, मेरे को व्यापार शुरू करने के लिए पैसा कितना चाहिए, उसकी प्लानिंग। हमारा ऐसा सुझाव है एक अच्छा ये चलने के लिए कि 40% मेरा पैसा होना चाहिए जो व्यापार करने के लिए जो लॉन्ग टर्म लगता है, कम से कम 40% मेरा होना चाहिए, और 60% मैं बैंक या दूसरों से लूं। टर्म फाइनेंस बोलते हैं साथियों, उसको टर्म फाइनेंस बोलते हैं। यानी जो पैसा हमने कुछ मुद्दत के लिए लिया है, 60 महीने में वापस करेंगे, 72 महीने में वापस करेंगे, 36 महीने में वापस करेंगे, हम ऐसे इसको हर माह की किस्त बांधकर वापस, ये लॉन्ग टर्म होता है। हम पैसे कमाते हैं और वापस 40% हमारा। बहुत से हमारे साथी हैं जो ये 40% को ही रोते रहते, या उसकी जरूरत कम होती है, 75 रुपए की होती है, वो जरूरत को 100 रुपए बताकर और किताबों में कम ज्यादा करके अपने 25-30 रुपए डाल देते हैं, और बैंक से बोलते हैं मेरे को 60-70 रुपए दे। अगर व्यापार में ओवर फाइनेंसिंग हो जाती है, ब्याज
ज्यादा पैसा ब्याज के सामने आ जाता है तो साथियों व्यापार करने में भी तकलीफ। इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए, पैसे कैसे लें, कहाँ से लें, कैसे चलाएं। ये एक सबकी अपने अपने तरीके से प्लानिंग हो सकती है। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म, जो हमको व्यवसाय करने के लिए दैनंदिन रोज के रोज पैसे लगते। इसमें भी हमने हमेशा यही कहा कि जितने रुपए लगते हैं उसका कम से कम 40% हमने हमारा खुद का डाल। जो हम बाजार से कच्चा माल उधार लेते हैं तो हमारी जरूरत का कम से कम 20-25% मार्केट क्रेडिट बोलते हैं हम, यानी बाजार से हम माल उधार लेते हैं और 35% हम बैंक से। इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। ये फाइनेंस मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब हमारे अच्छे दिन चलते तो हम बाजार से नकद खरीदना शुरू, मार्केट क्रेडिट हमारा कम कर। इससे क्या होता है कि हमारे पास लिक्विडिटी, हमारे पास चल रुपए रोकड़ कम होती रहती और कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो नुकसान। हाँ, अगर हम नकद में खरीदते हैं और 2% या 3% कैश डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर बैंक से पैसे कम कर दो और अपने पैसे से ही कैश डिस्काउंट लेके और पैसे को बैंक में जमा करके रखो, तब कर सकते हैं। मगर बैलेंसिंग बराबर होना, हमने यह भी देखा है कि जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं तो फालतू की चीजें खरीदने का एक हमारे अंदर प्रवृत्ति तैयार होती है। हम आगे जब रेशियोज देखेंगे तो टर्नओवर रेशियो जब देखेंगे, स्टॉक टर्नओवर और डेटर्स टर्नओवर, तब ये विषय मैं आपके सामने लेके आऊं। बैंक के जो हमको कर्जा मिलता है वो किस किस प्रकार से मिलता है। जैसे मैंने बताया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, यानी दुकान या फैक्ट्री को खड़ी करने के लिए हमें जो लोन बैंक से मांगना चाहिए वो टर्म लोन मांगना चाहिए। कम से कम 5 साल का उसका अवधि होना चाहिए, क्योंकि पैसे कमा के लौटाऊंगा तो कम से कम 5 साल की हमको अवधि होना चाहिए। दूसरा होता है कैश क्रेडिट। ये कैश क्रेडिट लिमिट हमको स्टॉक के सामने मिलती है। जो हम वर्किंग करते हैं, जो हमको रोज के खर्चे के लिए पैसे चाहिए, हम बैंक से एक लिमिट लेते हैं, उसको बोलते हैं कैश क्रेडिट लिमिट। आजकल एक नया चलन आ गया है, खास करके नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के सामने, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ये भी बैंक ओडी देते, यानी ओवरड्राफ्ट। ये भी लिमिट अच्छी है, कोई कागज नहीं, कुछ नहीं, अपनी प्रॉपर्टी आपने बैंक को गिरवी रख दी और उसके सामने आपने ओवरड्राफ्ट लोन। ओवरड्राफ्ट लोन में खास बात ये होती है कि जितने दिन आपने वो पैसा यूज किया उतने दिन का आपको ब्याज लग गया, नहीं तो ब्याज देना। और इसमें कोई रिन्यूअल का झगड़ा नहीं, कोई बहुत ज्यादा मगजमारी नहीं, तो ये लेने में थोड़ी आसान। इसके बाद साथियों क्रेडिट कार्ड की मैं अलग से बात करता हूँ। बैंक गारंटी जो लोग कहीं से सरकार से या कंपनियों से माल लेते हैं, उनको बैंक गारंटी मिल गई तो वो आपको 90 दिन का 120 दिन का माल उधार में। ये भी एक तरीका हो गया कि मेरे को ब्याज भी नहीं लग रहा और मैं जितना माल मेरे को जरूरत है मैं ले रहा हूँ और उसको 90 दिन या 120 दिन में मैं उसका चुकाना कर। ये लिमिट भी बहुत अच्छी है। और एक होता है बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट, LC। ये बैंक गारंटी जैसा ही होता है, मगर बैंक गारंटी में पेमेंट हम करते हैं, LC में पेमेंट बैंक करता है, हम बैंक में पैसे पहुंचते। ये अलग अलग तरीके हैं, जिसका जैसा व्यवहार होता है उसको उस तरीके से
ये लिमिट्स इस्तेमाल करना चाहिए। जो बड़ी कंपनियों से काम करते हैं वो लोग ये इस प्रकार की लिमिट अपने व्यापार में इस्तेमाल करते हैं। अब मैं आता हूँ क्रेडिट कार्ड। साथियों, क्रेडिट कार्ड के बारे में मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, और खास करके मेरे किराना व्यापारी, खास करके किराना व्यापारी, मेरे बेकरी व्यापारी जो कि बाजार से माल खरीदते, आप एक चीज समझे, किराना वालों की बात करता हूँ, मैंने क्योंकि उसका अध्ययन किया था। किराना वाले अपना जो मेन माल खरीदते हैं ये महीने के आखिरी हफ्ते में खरीदते, और इनका अधिकतम से बिक्री अगले महीने से 1 तारीख के 10 तारीख के बीच में। मैंने आपको पहले बताया कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना क्यों जरूरी। मैंने यह भी बताया कि 5 लाख से नीचे अगर आपकी आय है तो आपको टैक्स नहीं लगता। मैंने यह भी बताया कि घर के सारे सदस्यों का इनकम टैक्स रिटर्न भरना चाहिए, जरूरी। इसका फायदा क्या होगा? ये जो प्राइवेट बैंक्स आई है, इन बैंकों के पास आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न लेके गए तो ये आपको क्रेडिट कार्ड बड़ी आसानी से देते हैं। उसकी लिमिट 25,000 50,000 की रखते हैं शुरू में। आपके घर के हर सदस्य का आप क्रेडिट कार्ड, जब हर सदस्य का क्रेडिट कार्ड आ गया, समझो 6 क्रेडिट कार्ड, 50,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड आ गया, यानी 3 लाख तक का माल आप उधार खरीद सकते। आपको करना क्या? जब आप जाते हो महीने के आखिर में माल खरीदने के लिए, आप क्रेडिट कार्ड से उसको पेमेंट कर, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया उसको, उसने आपको तुरंत माल दे दिया, उसको पैसा मिल गया। वैसे भी वो कैश डिस्काउंट देता है तो क्रेडिट कार्ड का छोटा मोटा खर्चा भी आ गया, मगर आपके पास पैसे, माल आ गया बगैर पैसे, और आपको क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स आपके खाते में जमा हो। आपका माल 1 तारीख से 10 तारीख तक बिक जाता। आपको करना क्या है? ये सारा पैसा बैंक में डिपॉजिट, आपके क्रेडिट कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर, और क्रेडिट कार्ड लेते समय उसको ऐसा साइकिल बनाना है कि क्रेडिट कार्ड की ड्यू डेट 20 तारीख। इससे क्या होगा? आपने क्रेडिट कार्ड पे माल लिया, आपने नगद में बेच दिया, बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया, और ड्यू डेट पे आपका क्रेडिट कार्ड का पेमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? बगैर ब्याज आपने बैंक लिमिट इस्तेमाल करना शुरू कर। बहुत सेंसिटिव है, इसको समझ के करना है। अब क्या होता है, 6 महीना 8 महीना अगर आपने क्रेडिट कार्ड का रेगुलर पेमेंट किया तो बैंक वाला खुद पे खुद आपकी लिमिट को बढ़ा के 1 लाख कर। इस तरीके से बगैर कोई कागज दिए सिर्फ इनकम टैक्स का एक एक्नॉलेजमेंट जो आपने दिया, उसके आधार पर आपका क्रेडिट कार्ड भी बन गया, आपकी लिमिट शुरू हो गई और आपने धंधा चालू। इसके बारे में इसको समझना बहुत जरूरी है, और अगर मेरे व्यापारी भाई इसका सही इस्तेमाल कर लिए तो आप समझेंगे कि बगैर ब्याज के हम व्यापार कैसे बड़ा कर सकते हैं। ये हमको समझना, उसको इस्तेमाल करके एक कार्ड से शुरू करिए, छोटे से पेमेंट से शुरू करिए, और आप देखिए आपका बिजनेस कैसा। इसके बाद में आऊंगा सिबिल के ऊपर। इसका फायदा सिबिल में क्या मिलता है फिर वो और बात। अब जब आप बैंक में लोन लेने जाते हैं
वो आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगते, क्योंकि आपके चेहरे पे नहीं लिखा कि आप ईमानदार हो और आप अच्छा व्यापार करो। आपके कागज बोलना चाहिए कि आप एक अच्छे व्यापारी हो और एक अच्छा व्यापार करो। पहला आ गया उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन। साथियों, पहले व्यापारियों को उद्योग आधार MSME रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने बार बार सरकार के दरवाजे खटखटाए। MSME मिनिस्टर उस समय के आदरणीय नितिन गडकरी जी नागपुर गए थे। उनके ऑफिस में जाना, उनके घर जाना, उनको बार बार हिलाना कि भाई व्यापारियों ने क्या गलती किया, इसको MSME क्यों नहीं दे रहे। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए, करीब 1-1.5 महीना पहले MSME में व्यापारियों को भी जोड़ लिया। बेकरी वाले तो पहले भी थे, अब व्यापारियों को भी जोड़ लिया। हमें MSME उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। आप यूं समझ जाइए, मैं रेकमेंड नहीं कर रहा, आप इसे मेरी रिक्वेस्ट माने, मेरा आदेश माने, मेरा सजेशन माने। ये ऑनलाइन होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है साहब। जो KYC के बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो देने होते हैं, आपका मोबाइल नंबर देना होता है, मोबाइल के ऊपर OTP आता है, वो OTP आपने डाला कि वो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट निकल गया। इसके बहुत एडवांटेज है, वो अलग बात, वो MSME की बात। मगर उद्योग आधार लेना बहुत जरूरी है। जो मालक है उसका खुद का आधार कार्ड चाहिए। जो व्यापार के नाम से आपका इनकम टैक्स का पैन नंबर चाहिए। अगर खाद्य व्यापार कर रहे हैं, जैसे मेरे बेकरी भाई हैं, मेरे किराना वाले हैं, तो इनके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए। आपके नफे नुकसान का 3 साल का आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होना चाहिए। अब आप बोलेंगे हम तो किताबें रखते नहीं, और एक जो स्टैंडर्ड हमारा एक रोना है, मैं उसको रोना बोलता हूँ, हम तो छोटे व्यापारी हैं, हमारे पास तो अकाउंटेंट भी नहीं है, हमारे को कुछ भी नहीं मालूम, हम कहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथियों, ऐसे नहीं, अपन आगे आएंगे। आपके व्यापार के 4-5 बड़े खर्चे हैं। एक तो जो माल खरीदते हैं, एक ब्याज लगता है, एक सैलरी लगती है, और एक बाकी स्टैब्लिशमेंट। आपको कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ये तो रखना ही, क्योंकि जब तक आप ये प्रूव नहीं करोगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना नफा बता दे, वो नफा आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच नहीं करेगा, तो साथियों आपके व्यापार कितना बड़ा है कि कैसे मालूम ही नहीं पड़ता। इसके लिए ये बहुत जरूरी है, बेसिक इंफॉर्मेशन है। कोई बहुत बड़े अकाउंटेंट नहीं लगते इसके लिए, और लगभग हमको मालूम रहता है, मगर हम बताना नहीं, ऐसा नहीं, हमें बताना। 3 साल के आयकर रिटर्न की कॉपी देनी पड़ेगी। आगे मैं 2 साल क्या व्यापार कर रहा हूँ, मेरे को उसका प्रोजेक्शन देना पड़ेगा। ये प्रोजेक्शन होता है, मेरा जो अभी व्यापार चल रहा है उसका करीब 20% 10 से 20% हर साल की बढ़ोतरी मेरे व्यापार में कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि 5 से 7% तो महंगाई बढ़ जाए। तो व्यापार 10 से 20% नहीं बढ़ा तो ऐसा लगता है कि आप पीछे बहुत देना चाहिए। आपकी खुद की क्या असेट्स है वो बताना चाहिए। और जहां आप KYC में लगता ही है कि जहां आप व्यवसाय कर रहे हो उसका ग्रांट एग्रीमेंट, अगर मालक हो तो उसका टैक्स की रसीद और उसका पावर, ये कम से कम कागज है साथियों जो देना, ये बहुत जरूरी है। ये आप लोग समझ जाइए। ये सब हम बैंक से अगर हम कर्जा लेते हैं, आप समझिए ये ऑथराइज सोर्स, और इससे लेंगे तो एक सिस्टमेटिक तरीके से होता है।
ये जो कागज साइन करके बाजारों से पैसे उठाते हैं, ये कहाँ तक उचित है, ये सबको सोचना है। क्योंकि ये पैसा 3 महीने के लिए होता है, वापस करना होता है। आपके ऊपर ही, व्यापार के ऊपर अंकुश भी नहीं होता। जब आप ऐसा बैंकों से या कहीं से लेते हो तो आपके ऊपर भी अंकुश होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ रेगुलेशन के लिए ये सारी चीजें बहुत। अब हम देखें बैंक कैसे देखेगा आपके कागज। आपने बैंक को कागज दे दिए, अब बैंक कैसे, आपने जो सेल्स बताया, ये सेल्स अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी के हिसाब से चेक करें। उसके अलावा आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आपका 40 लाख से नीचे सालाना टर्नओवर आप जीएसटी में नहीं, मगर आपकी बिक्री जो आप बता रहे हो वो बैंक में कितनी डाली। हम अक्सर देखते हैं कि मेरा व्यापारी बैंक में पैसे जमा कराने को कतराता है, नहीं। साथियों 40 लाख तक का अगर जीएसटी में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, यानी लगभग 10,000 रुपए के रोज का गल्ला जिसका एक आदमी के नाम से, अगर 2 नाम से काम कर रहे हो तो 20,000 का गल्ला, उसको जीएसटी नहीं लगता, वो रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। मगर आप जब तक बैंक में पैसे नहीं डालोगे, लोग कैसे विश्वास करेंगे कि आपका ये सेल। अब आप बोलोगे कि भाई मैं तो काउंटर पे लेके बैठता हूँ, किराना वाला हूँ, बेकरी वाला हूँ, सब नगद खरीदते मेरे से, मैं किसको मैं चेक कहाँ से लाऊं। मत लाइए। आपकी बिक्री कैश में है, आप कैश में पैसे लीजिए, सेल को रोकना नहीं है, मगर जो पैसे आते हैं वो बैंक में डालिए। क्योंकि जो आप खरीदी करते हैं, जब उसका पेमेंट आप चेक से करेंगे तो बैंक को ये समझ जाएगा कि ये खरीदी चेक से कर रहा है, यानी इसकी बिक्री सही है, ये वो समझ जाए। तो कम से कम आवक कैश में करो, ठीक है, जावक जो है, ये पैसे जो जा रहे हैं, ये कोशिश करो कि ये बैंक से ही जाए। ये बहुत जरूरी है कि कितना पैसा मैं बैंक से, धंधे में से, व्यापार में से निकालूं घर खर्च। हम अक्सर देखते हैं पहले से फाइनेंस प्लानिंग नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं। अब आप क्या कर रहे हो, घर में शादी आ गई, आपने व्यापार में से पैसे निकाल लिए, कितने निकाले वो सोच भी नहीं रहे, शादी में जो खर्च हो रहा वो निकाल रहे। बच्चा रोने लग गया, जिद करने लग गया, घर में तूफान मचा दिया, उसको गाड़ी खरीदना है, आपने गाड़ी खरीद। बच्चे ने जिद पकड़ ली कि मैं तो वही वाले कॉलेज में जाऊंगा, वही वाला ट्यूशन लूंगा, उसकी फीस कितनी है उसकी आपने पूछा भी नहीं, और वहां जा, ये सब डेड इन्वेस्टमेंट। एक व्यापारी के लिए व्यापार में लगा पैसा ही पैसा है, बाकी सब वेस्ट। तो जब हम पहले से प्लानिंग करेंगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि मेरे को पैसा खर्च करना है या नहीं। शादी करना तो आपको पहले से मालूम है ना, उसके लिए आपने व्यवस्था क्यों नहीं की। हमने अच्छे अच्छे व्यापार को डूबते हुए देख लिया, सिर्फ ये छोटी मोटी गलतियों। इसलिए साथियों, फाइनेंस मैनेजमेंट ये सबसे बड़ा टूल है व्यापार को बड़ा। बैंक आखिरी क्या देखता है, सिबिल स्कोर। अब आप बोलेंगे ये सिबिल क्या है। कई बार बैंक में जाएंगे तो बोलते तुम्हारा सिबिल खराब। ये है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको मालूम नहीं है, आप जो भी फाइनेंशियल व्यवहार करते हो, वो बैंक रहे, एनबीएफसी रहे, कोई भी रहे, तो सबसे पहले सिबिल को खबर करता है कि इस व्यक्ति ने मेरे से इतने रुपए उधार लिए। और आप जब समय से पेमेंट करते हो तो बहुत अच्छा, नहीं करते हो तो ये सिबिल को खबर करता है
कि ये व्यक्ति मेरे को समय से पेमेंट नहीं कर रहा, सिबिल आपके ऊपर दाग लगा, ये आदमी दागी है। इससे क्या होता है, जब आप कोई नए बैंक के पास जाते हो तो बैंक को मालूम पड़ जाता है कि पुराने बैंक में इसने समय से पेमेंट नहीं किया, और फिर आपको पैसे मिलने में, कर्ज मिलने में तकलीफ होती है। इसलिए साथियों, जो मैंने आपको क्रेडिट कार्ड की बात की, क्रेडिट कार्ड की खासियत ही यही है कि जब आप समय से पेमेंट करते हो तो सिबिल स्कोर आपका ऊपर ऊपर जाता है, और अगर आप डिफॉल्टर हो गए तो आपका सिबिल स्कोर गिर। छोटा मोटा लोन लीजिए, आप स्कूटर भी खरीदते हो तो इंस्टॉलमेंट में खरीदिए, और इंस्टॉलमेंट समय पे पेमेंट करिए, इससे आपका सिबिल अच्छा होता है। ये कोई समझाता नहीं जल्दी से कि मेरा सिबिल मैं अच्छा कैसे करूं, तो छोटे छोटे कर्ज लेकर समय पे पेमेंट करिए तो आपका सिबिल अच्छा हो। ये समझना बहुत। कर्ज लेने के लिए मैं 2 उदाहरण लूंगा अभी। एक है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। साथियों, इस योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक का कर्ज जो हमारे व्यवसायी हैं, जिनका बड़ा व्यापार नहीं है, जिन्होंने कभी बैंकों से कर्जा नहीं लिया, ये मुद्रा योजना में अपना कर्जा ले सकते। मुद्रा योजना, मुद्रा का मतलब है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस अथॉरिटी, ये है मुद्रा। इसमें कोई गारंटर की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी गारंटी लेती है। और इस योजना में खास बात है कि आपको 2 तरीके से लोन देते हैं। 60% जो आपको लोन देगा उसका 60% टर्म लोन देते हैं, आप 3 से 5 महीने में वापस करिए, और 40% का क्रेडिट कार्ड देते हैं कि आप माल खरीदिए, समय पे पेमेंट कर दीजिए, ताकि आपको ब्याज का ज्यादा नुकसान न हो। ये समझना साथियों बहुत जरूरी है। जिन्होंने कर्जा नहीं लिया है, या जो जिसको कर्जा चाहिए सही मायने में, 10 लाख रुपए तक का कर्जा, ये हमारे जितने भी कमर्शियल बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देते हैं। मैं आगा खान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबरान हैं, चाहे आदिल जी हो, निजाम जी हो, निकिता जी हो, शफीक जी हो, बरकत भाई हो, कोई भी हो, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अगर हमारे मेंबर मुद्रा योजना में कर्जा मांगने जाते हैं और जो बैंक इनको कर्जा नहीं देता, अपने मेंबर्स को बोलिए कि ये वो बैंक का नाम, पता, ब्रांच का कौन अधिकारी है, इसकी सूचना दे, ताकि जब हम लोग फाइनेंस मिनिस्टर से बात करते हैं, हम उनको बता सकें कि ये बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आगे पीछे हो रहा। ये बहुत जरूरी है। ये खास मुद्रा योजना हम लोगों ने व्यापारियों के लिए लाई। हमने प्रधानमंत्री जी से मिले, सबसे मिले, और ये योजना को हमने देश में लाई। यही एक ऐसी योजना है जो आदरणीय जो अरुण जेटली जी ने बजट में अनाउंस की, और 7 महीने के अंदर ये लागू। इसका फायदा हमारे सब व्यापारियों ने लेना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि इसका जितना फायदा लेंगे, आगे जाके ये योजना को हम 50 लाख तक ले जाने का प्लान। इसी से जुड़ी हुई एक और योजना है खादी विलेज, खादी विलेज एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है, ये खादी वाले भी, छोटे व्यवसायी, खास करके बेकरी वाले, इन सबके लिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन जो है, वो अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत 50 लाख तक
ऋण देता है। और खास करके जो गांव में और देहातों में बैठे लाभ आप लोग ले साथियों, हम एक चीज समझे, मैंने आपको बताया था कि जो माल बिकता है वो पूरा आपका नहीं है, जो पूरा दिन भर का सेल आता है वो आपका नहीं है। हमें ये पर्कल सिस्टम हम बोलते हैं, हमारे कुछ खर्चे फिक्स है। किराया, आपका धंधा हो या ना हो, किराया लगेगा, ब्याज लगेगा, लेबर लगेगा। हम इसका टोटल लगा लेते कि महीने का मेरा खर्चा, और जो हम माल बेचते हैं उसमें मैंने कोई चीज 1 किलो बेचा तो मेरे को लगभग क्या नफा आता है, ये फिक्स्ड खर्चे को वो नफे से डिवाइड करते हैं। और ये नहीं तो मेरे को नुकसान है, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक उतना माल नहीं बिकेगा। ये जिद लेके हम चलेंगे तो ये पर्कल सिस्टम जो है ये समझना बहुत जरूरी है, ये अपने आप में अलग विषय है। अब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात बताऊं। अगर आप देखेंगे ये आपका ये बिक्री, अब इसमें से आपको जो हिसाब रखना है मोटा मोटा, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, जो आपने माल बेचा उसकी कीमत क्या है, आपने स्टाफ का क्या पेमेंट किया, आपने फाइनेंस का क्या पेमेंट किया, और आपने अदर एक्सपेंसेस का। ये आपको रोज के आधार पे रखना ही चाहिए। इसका आप ध्यान दें तो आपको मालूम पड़ेगा आप कितना कमाए। आपकी जो बैलेंस शीट बनती है आप इसमें देखें, ये ये आपकी पूंजी है जो आपकी खुद की धंधे में लगी। ये जो आपने लॉन्ग टर्म लेके रखा है बोरोइंग्स, वो क्या है, और ये आपके पास नीचे आ गई शॉर्ट टर्म, और ये कितना लोगों को देना है, इसकी जानकारी आपके पास हमेशा रहना चाहिए। ये आप समझ लें। और ये जो वहां आपने देखा लॉन्ग टर्म, ये मैंने प्लांट इक्विपमेंट यानी मेरी असेट्स पे मैंने कितने पैसे डाल के रखे और नॉन करेंट असेट में कितने डाले, इसकी व्यवस्था लॉन्ग टर्म प्लानिंग से हुई या नहीं हुई। और यहाँ आ जाता है मेरा कितना मेरे पास स्टॉक है, कितना मेरे को लोगों से लेना है, और कितना मेरे पास कैश। ये आपको मोटा मोटा कंट्रोल, अपने फाइनेंस का कंट्रोल जो हम बोलते हैं, ये हम उंगलियों के ऊपर ये फिगर रखते हैं कि मेरा कंट्रोल कैसे कैसे चले। अब आप देखें इसका कंट्रोल कैसे रखें। मेरी मेरी टोटल करंट असेट कितनी है और मेरी टोटल करंट लायबिलिटीज, यानी लॉन्ग टर्म छोड़ के मैंने उधारी कितना लिया हुआ है, कैश क्रेडिट कितना लिया हुआ है, और उसके सामने मेरे पास स्टॉक कितना है, मेरे पास गांव से लेना जो मैंने उधार दिया है वो कितना है, ये मुझे मालूम रहना चाहिए। तब जाके मेरा करंट असेट करेंट, ये करंट असेट मेरा करंट लायबिलिटी से 2 गुना होना चाहिए, डबल होना चाहिए। ये आप समझ लें, तब हम समझेंगे कि आपका व्यापार सही चल रहा है। मेरे को नफा कितना है, यानी मेरा जो टोटल सेल्स, ये नेट सेल्स, इसके ऊपर मेरी नेट सारे खर्चे ब्याज जाने के बाद मेरे को क्या बचता है, तो मेरे सेल्स का कितना परसेंटेज मैं कमा रहा हूँ। अगर मेरा परसेंटेज मैं थोड़ा कम कर दूं मगर सेल ज्यादा कर दूं तो क्या मेरा नफा ज्यादा हो। बड़ी कंपनियां अपने रेट थोड़े कम कर देती मगर सेल कई गुना ज्यादा लेती। सेल ज्यादा होता है तो परचेज हमारा ज्यादा हो, परचेज ज्यादा होता है तो परचेज में हम डिस्काउंट मांग सकते हैं, इसका हमको बहुत बड़ा लाभ। वैसे ही अगर आप खास देखें कि मेरे को टोटल गांव में कितना लेना है, मेरे डेटर्स कितने, और ये एनुअल सेल, जब मैं एनुअल सेल्स को डेटर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता है कितने दिन की मैं उधारी गांव में बांट रहा हूँ।
जितने दिन की मैं उधारी बांट रहा हूँ, यानी उतने रुपए का तो उसके ऊपर मैं ब्याज दे रहा हूँ। तो ये उधारी बांट के मेरे को नफा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? कहीं मैं ब्याज ज्यादा तो नहीं दे रहा हूँ उधार के चक्कर में? मेरे को ये देखना पड़ता है। इसलिए जब उधार बेचते हैं तो अपनी कीमत 2% बढ़ा के बेचते हैं ताकि मैं ब्याज भी ले सकूं। उसी प्रकार जब हम बात करते हैं इन्वेंट्री की, तो मेरे पास कितने दिन का मेरा सेल मेरे स्टॉक में पड़ा है, मेरा पैसा फालतू स्टॉक में तो नहीं जमा है, इसके बारे में समझना साथियों बहुत जरूरी है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं जो आपके पास स्टॉक होता है, स्टॉक की कीमत के हिसाब से आप उसको 4 कैटेगरी में करो, ए बी सी डी। ए कैटेगरी में वो स्टॉक रखना चाहिए आपको जो कि महंगा है या समय के हिसाब से खराब हो। उससे कम वाला बी में, उससे कम वाला सी में, एकदम जो मामूली कीमत का है वो डी में। जो ए वाला स्टॉक है ये तो 3-4 दिन में उसका हमको फिजिकल वेरिफिकेशन भी करना चाहिए और देखना भी चाहिए कि वो बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। क्योंकि अगर वो ज्यादा समय रह गया तो फैशन के बाहर हो सकता है, खराब हो सकता है, या उसके ऊपर ब्याज मेरे को बहुत ज्यादा लगे, तो वो स्टॉक में ज्यादा नहीं रखूं, वो जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। ये फाइनेंस मैनेजमेंट में इन्वेंट्री कंट्रोल बहुत बड़ा विषय। जिसने अपने स्टॉक के ऊपर कंट्रोल रख लिया, आप समझ जाइए वो हीरो बन। और खास करके वो स्टॉक जिसकी कीमत ज्यादा, ऐसा स्टॉक जो कि मेरे को मेरे शहर में मिल जाता है या आजू बाजू में 24 घंटे में मेरे पास आ सकता है, मैं उसका वो माल को 4-5 दिन के जरूरत से ज्यादा क्यों रखूं? आज फोन किया कल माल आ गया, तो मैं क्यों उसको अपने पास रखूं? ये साथियों, ये सोचना बहुत जरूरी। देखिए ये इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी जो मेरे पास स्टॉक है इसको मैं कितने बार, एक साल में कितने बार घुमाता हूँ, ये चीज समझना बहुत जरूरी है साथियों। जितने बार मैं ज्यादा घुमाऊंगा यानी उसका खर्चा मेरा उतना कम होगा, उसके ऊपर ब्याज मेरा कम होता है और मैं उसमें आमदनी ज्यादा। हमें यह समझना बहुत जरूरी है। उसी प्रकार जो मेरे को लोगों को देना है, मैं कितने दिन का माल उधार खरीद रहा हूं, तो जो मेरे क्रेडिटर्स हैं, ये क्रेडिटर्स ये मेरे कितने दिन के परचेज, वो मेरे को प्लान करके रखना पड़ता है कि मेरे क्रेडिटर भी बहुत ज्यादा ना हो जाए। क्योंकि अगर क्रेडिटर बहुत ज्यादा है तो वो लोग भी ब्याज लगा के मेरे को माल दे रहे होंगे, यानी मेरी परचेज प्लानिंग गलत होगी। उसको भी कंट्रोल करना है। देखिए हम एक बोलते हैं डेब्ट इक्विटी, यानी मेरा कर्जा कितना है और उसके सामने मेरी खुद की पूंजी कितनी। मैंने जैसे आपको बताया 40% कम से कम हमारी होगी और 60% बाहर, तो हम इसको समझेंगे कि ये एकदम बेस्ट पोजीशन। ये इस तरीके से हमको ये करना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट कवरेज जो बैंक देखता है, बैंक ये देखता है कि मेरा जो ब्याज है ये ब्याज से कितना गुना ज्यादा कमा रहा है, ताकि इसकी कमाई कम भी हो गई तो मेरा ब्याज गड़बड़ नहीं करेगा, ब्याज मेरे को समय से देगा, ये भी बैंक देखता। हमने देख लिया कि हमने पैसे कमाए, हमने व्यापार किया, अच्छी बात, बहुत अच्छा व्यापार किया और अच्छी बात, मगर धंधे में से, मेरे व्यापार में से मैं पैसे कैसे निकालूं, ये समझना बहुत, इसकी प्लानिंग सही होना चाहिए। ये पैसे का मैं यूटिलाइजेशन कैसे करूं? अगर मैं पैसे का यूटिलाइजेशन सही नहीं करूंगा तो मेरी मेहनत से मैं जो कमा रहा हूँ ये यहाँ वहां बस, तो मेरी जो आमदनी हो रही है, कुछ आमदनी मेरे को निकालना चाहिए, कुछ आमदनी धंधे में ही रखना चाहिए और कुछ आमदनी मेरे को आगे विस्तार करने के लिए भी चाहिए। ये बहुत जरूरी है साथ। मैं
कृषि भर्तिया व्यक्तिगत लोगों को जो समझाता हूँ कि जितना भी तुमने कमाया, 1/3 वही धंधे को बढ़ाने के लिए, वही व्यापार में लगे रहें, क्योंकि वो हमारे को आगे बढ़ाने के लिए काम में 1/3। उसी प्रकार का व्यापार के विस्तार के लिए कोई मेरे को नई दुकान खोली। साथियों, हम सबको समझाना चाहते हैं कि आपके घर में बच्चे, आपके यहाँ एक दुकान है, अब प्लानिंग करो कि दूसरी दुकान में कब खोलूं, तीसरी दुकान में कब खोलूं, एक बेकरी है, दूसरी बेकरी कब खोलूं। हर शहर में, हर शहर का विस्तार हो रहा, नई नई कॉलोनियां बस रही। तो क्या मेरे एक बच्चे के लिए मैं वो कॉलोनी में कोई व्यापार शुरू करूं, दूसरे बच्चे के लिए कोई दूसरी कॉलोनी में व्यापार शुरू करूं? हमें यह सोचना, जो मेरी आज की दुकान है उसके बीच में दीवार लगे, ऐसा नहीं। हर बच्चे के लिए एक व्यवसाय खड़ा होना चाहिए। तो जो चालू व्यापार है उसमें से 1/3 वही व्यापार के लिए, 1/3 विस्तार के लिए, और कमाई का 1/3 हिस्सा घर की जरूरतों के लिए। अगर मैंने मेरे पूरे नफा को ऐसा 3 भाग में बांटा, तो मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छी प्लानिंग आगे लेके जा सकते। अब ये पैसा जो मैंने लाया या जो मैंने बचाया, ये मैं कहाँ डालूं? हमें साथी, वो म्यूचुअल फंड वाला आया, उसने तुम्हारे को कहानियां बताया, आपने डाल दिया, या कोई भी, ऐसा नहीं। आपको आपकी जरूरतें देखना अनिवार्य। अगर घर में एक ही कमाने वाला है, तो सबसे पहले तो उसका इंश्योरेंस टर्म प्लान। साथियों, इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं है। सिर्फ जैसे अपन गाड़ी का इंश्योरेंस करते हैं, स्टॉक का इंश्योरेंस करते हैं, वैसे ही व्यक्ति का इंश्योरेंस। कभी अपन पूछते हैं क्या कि गाड़ी का इंश्योरेंस किया तो मेरे को कितने पैसे वापस आएंगे, स्टॉक का इंश्योरेंस किया तो कितने पैसे वापस, नहीं पूछते। वैसे ही व्यक्ति जो घर में अगर कमाने वाला है, तो उसका अगर आप इंश्योरेंस करते हो तो टर्म इंश्योरेंस प्लान में फिर आपको घर की जरूरतें देखी। अगर हमें कोई लॉन्ग टर्म 25 साल के आगे कोई शादी है या कोई बच्चा, या आज बच्चा पैदा हुआ है, उसको 25 साल के बाद नया व्यवसाय करना है, तो कोई भी शहर के बाहर कोई जमीन खरीद के रखती है, आज तो सस्ते में मिल रही है। अगर 25 साल बाद शहर उसके भी आगे निकल जाएगा, तो जमीन की क्या कीमत? मेरे को शादी ब्याह के लिए अगर कोई छोटा मोटा सोना चाहती, मेरे को कहीं लिक्विड इन्वेस्टमेंट करना है, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड सबसे सेफ और सबसे अच्छा है। कुछ 5-1% रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना। रिस्की इन्वेस्टमेंट यानी ये जो शेयर बाजार और ये सब है, ये रिस्की इन्वेस्टमेंट, मगर इससे ज्ञान भी खूब आता। तो क्या 5% पैसा मेरा, मैं ऐसे खेलने के लिए रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाता? हम जब रिस्की इन्वेस्टमेंट में जाते हैं, हम अलर्ट रहते हैं। अलर्ट रहने के कारण हमको हर कंपनी नया क्या आ रहा है, नया क्या डेवलप हो रहा है, सरकार की सोच कहाँ जा रही है, ये सारी बातें कब मालूम पड़ती है? जब हम इस प्रकार के शेयरों में पैसा डालें। ज्यादा मत डालिए, थोड़ा सा 2 शेयर खरीदिए, मगर आपका इंटरेस्ट आएगा, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। इसके बारे में भी हमको प्लानिंग करना चाहिए। ये सारी बातें हैं, मैं समझता हूँ हमने काफी बातें आगे तक लेके गई है। ये सारी बातें मैंने आपको बताया और सभी बातें कर चुके हैं, और टाइम भी होता आ रहा है। कई लोगों के कई प्रश्न हैं, निश्चित रूप से मैं वो सभी प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा जहाँ तक मेरे से बनेगा। आगा खां इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड इंडिया ने मेरे को ये मौका दिया, उसके लिए मैं उनका आभार मानता हूँ। और एक बहुत सरल तरीके से मैंने मेरी बातें रखने का प्रयास किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू।
थैंक यू सो मच भारती जी, आपने आपका कीमती टाइम निकाला संडे के दिन हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, आपकी नॉलेज आपने शेयर की, आपने जो कुछ भी बोला हमको बहुत ही इजीली अंडरस्टैंड करने में आया। आपके जो भी पॉइंट्स थे बहुत वैलिड थे, हम थ्रू आउट द सेशन देख रहे थे, काफी लोगों ने क्वेश्चंस भी पोस्ट किए, हम उसको भी देखेंगे थोड़ी देर में। लेकिन हमारे पूरी टीम की तरफ से, आगा खान इकोनॉमिक प्लानिंग बोर्ड की तरफ से और हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स अभी मौजूद है, उन सब की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। आपने बहुत ही इजीली अच्छे से ये सेशन को ड्राइव किया है, थैंक यू सो मच फॉर इट। तो सर हमारे पास 2-3 क्वेश्चन है जिनके सवाल के जवाब हमारे पार्टिसिपेंट्स को चाहिए। पहला है कि व्हाट इज द इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन ऑन टाइप्स ऑफ बैंक फाइनेंसेस? बैंक फाइनेंस में आपको इंटरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। जब आप लेबर लेते हो तो आप लेबर की क्वालिटी देखते हो या लेबर महंगा है कि सस्ता है? अरे यार ये लेबर अपने को सस्ते में मिल रहा है, इसको ले लो, या ये लेबर स्किल्ड है, इसको ले लो, तो फर्क आएगा। बैंक में क्या होता है, हर बैंक के पास जो पैसा आता है वो लगभग स्टेट बैंक से ही आता है। आपने देखा होगा रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, या डिपॉजिट से आता है। डिपॉजिट भी रिजर्व बैंक सभी का तय करता है। तो सब सारे बैंकों की कॉस्ट ऑफ बोरोइंग मोर और लेस एक। इसका मतलब क्या है कि जब वो लैंडिंग करेंगे तो लैंडिंग भी वही रेट पे करेंगे। अगर कोई बिजनेस बैंक ऐसा शो करता है कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो वो किसी ना किसी दूसरे तरीके से आपसे अडॉप्ट पैसे निकाले। हमें यह देखना है कि कौन सा लोन हमने लेना। हर प्रकार के लोन के अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप पहले वो समझिए कि भाई तुम्हारे पास प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, फाइनेंस के प्रोडक्ट्स बताइए मेरे को, कौन से प्रोडक्ट का क्या है। देखिए अगर आप ज्यादा सिक्योरिटी दे रहे हो तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है। आपके परिवार के पैसे उस बैंक में डिपॉजिट है तो आपका रेट कम हो जाता है। ऐसे बहुत से रीजन है। आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन में गए, उसका रेट अलग है। तो हमें हर बैंक के प्रोडक्ट्स को देखना है और फिर आपको देखना है ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग। मेरे को पैसे की जरूरत है तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या वो बोलेगा मेरे को तो हेड ऑफिस से बात करना है। अब हेड ऑफिस में गया तो इसके लिए मेरा ऐसा कंक्लूड मैं ऐसा करूंगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इमटेरियल, ईज ऑफ डूइंग बैंकिंग इज मोर इम्पोर्टेंट। एक और सवाल है हमारे पास, बोलते हैं कि बिजनेस में उपयोग होने वाली प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट हमको काउंट करना चाहिए या नहीं? हर पैसे का देखिए, बैंक में सॉरी बिजनेस में जो प्रॉपर्टी आपने डाला है, प्रॉपर्टी के मामले में मैं एक चीज बताऊंगा। प्रॉपर्टी का कभी रिटर्न नहीं देखा जाता, प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन देखा जाता। तो अगर आप प्रॉपर्टी के ऊपर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी आप देखेंगे कि रेंट इंटरेस्ट से बहुत कम। तो जब प्रॉपर्टी हमने बिजनेस में डाली है, आपको ये देखना चाहिए कि इन जनरल ये प्रॉपर्टी का उस एरिया में क्या रेंटल वैल्यू, इंटरेस्ट वैल्यू नहीं देखिए, रेंटल वैल्यू देखिए, क्योंकि प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन टेक्स केयर ऑफ इंटरेस्ट। So you should consider rental value of property in your business rather than interest on them. कहते हैं कि अभी के कंपटीशन में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिवॉर्ड नहीं मिलता है, तो उस चीज का क्या करें हम? अब ये देखिए कि what is the reward you are expecting. कई बार जिंदा रहना अपने आप में एक रिवॉर्ड है। ये एपिडेमिक के समय अगर आप जिंदा रह गए तो यू हैव अचीव्ड समथिंग। रिवॉर्ड को छोड़िए, आपको नुकसान नहीं हुआ, ये भी बहुत बड़ी बात है। या आप अपना बिजनेस ड्राइव कर सके, ये भी बहुत बड़ी बात है। और बिजनेस में अप्स एंड डाउन प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। हम जो बोलते हैं कि बिजनेस का ऐसा साइकिल है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो नीचे आएगा तो रोना नहीं मगर जिंदा रहना, क्योंकि जब कर्व वापस टर्न लेगा
तो जो जिंदा रहेगा वो सबसे पहले कमाए। तो इसके लिए यू हैव टू वेट, मगर बिजनेस साइकिल विल टर्न, और जब वो बाउंस बैक होने लगेगा तो जो जिंदा रहेगा वो सबसे पहले कमाएगा। इसके लिए नर्वस और डिप्रेस होना इज नो सोल्यूशन। सोल्यूशन है मैं जिंदा हूँ इज द अवार्ड। भारती जी, एक सवाल ये भी आया था कि आपका सिबिल स्कोर आप कैसे जान सकते हो? हाँ देखिए, बहुत ही शफीक भाई अच्छी बात है। मैंने सिबिल स्कोर को अच्छे करने के फॉर्मूले बताए, बट व्हाट इज योर सिबिल स्कोर? मैं सिबिल को लेके 2 मिनट समझाना चाहता हूँ। सिबिल आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रखता है। अब सिबिल स्कोर जानने के लिए आप सिबिल की साइट पे जा सकते हो और आप अपना पैन नंबर डालेंगे, उनके चार्जेस है, वो चार्जेस अगर पे करेंगे तो यू विल नो योर सिबिल। अभी होता क्या है, जो खास करके मेरे ऐसे भाई हैं जो एनबीएफसी से कर्जा लेना चाहते हैं, जिनके पास डीएसए आते हैं, यानी जो डायरेक्ट सर्विस एजेंट जो भी उनको बोलते हैं, तो हम जब उनको कागज देते हैं वो 10 एनबीएफसी को रिफर कर देते हैं। अगर 10 की 10 ने सिबिल स्कोर चेक किया, एक आदमी सिबिल स्कोर चेक करता है तो 10 पॉइंट माइनस हो। तो 10 लोगों ने अगर चेक कर लिया तो आपका सिबिल स्कोर 100 पॉइंट से माइनस हो गया। ये बहुत सीरियस बात। इसलिए एक तो सिबिल स्कोर आप एक ही आदमी से करें। सिबिल स्कोर के लिए उनकी वेबसाइट पे जाकर आप ऑफिशियली उनसे आपका सिबिल स्कोर मांग सकते हैं, या जो बैंक से आप डील कर रहे हैं उसने आपका सिबिल स्कोर निकाला हुआ है उससे ले लें। मगर अपना सिबिल स्कोर रेगुलरली मॉनिटर करिए। उसको इम्प्रूव करने के लिए व्हीकल लोन, क्रेडिट कार्ड यूसेज को बढ़ावा दीजिए और टाइमली पेमेंट करिए। आपका सिबिल स्कोर अच्छा भी हो जाएगा। और मालूम करने के लिए तो उनकी वेबसाइट से ऑफिशियली आप मालूम कर सकते। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स को मैं एक असाइनमेंट देना चाहूंगा कि आपके जो भी खर्चे हैं 1 महीने के, वो 1 महीने के खर्चे का आपको एक रिकॉर्डिंग करिए, और सितंबर महीने का आप डेट वाइज कैश फ्लो बनाइए। कौन सी तारीख को क्या मैं पेमेंट करूंगा और मेरी एक्सपेक्टेड इनकम क्या है। 30 सितंबर के बाद आप देखिए कि आपने जो प्रोजेक्शंस बनाए और जो एक्चुअल्स किया उसमें क्या डिफरेंस आया, उसमें कोई आप कहाँ तक सही थे। फिर इस तरीके से अपने आप को मंथ टू मंथ आप डेवलप। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग द असाइनमेंट विद अस। पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है आप प्लीज इसे भी कंप्लीट कर लीजिए टाइम पे। आपकी जो भी लास्ट के 4 सेशंस हुए हैं उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो चुकी है। आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में एक लिंक आपको भेजने में आई है, आपकी अटेंडेंस आप उस पे जाके चेक कर सकते हैं। आप में से अगर कोई भी जो यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स है जो ऑफिशियली हमारे MVMP सेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, आप प्लीज ऑफिशियली लिंक के थ्रू रजिस्टर हो जाइए और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ऐड हो जाइए आपके टीम लीडर के साथ। अब तक के हमारे जो भी MVMP के सेशंस हुए उनकी रिकॉर्डिंग हमारे स्माइली इंडिया वेबसाइट पे अवेलेबल है और हमारी यूट्यूब चैनल पे भी उसे अपलोड कर देने में आया है। अगर आपको कोई भी रिफ्रेशर चाहिए या कोई भी सेशंस का कोई भी डाउट है तो आप वहां पे वो वीडियो को जाकर रेफर कर सकते हैं। और आपको याद होगा कि हमने आपके साथ एक इवैल्यूएशन फॉर्म शेयर किया हुआ था। ऑन द बेसिस ऑफ द रिस्पॉन्सेज जो भी आपने हमको दिए हुए हैं उस रिस्पॉन्सेज के हिसाब से हम लीडर बोर्ड तैयार कर रहे हैं। आपको इसके बारे में आगे जानकारी अगले सेशंस में मिलने में आएगी। और हमारा जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है उसका टॉपिक है नेटवर्क एंड अलायंस। तो आपको डेट और टाइम हम आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में बता देंगे जो भी हम डिसाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द पोल दैट वी हैव टेकन। आखिरी में थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन टुडेज सेशन। इट वाज अ ग्रेट सेशन दैट वी हैड टुडे। Have a good day ahead. Thank you and Yali Madad.